हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल KM2 बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग NCERT की रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे और अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का या फिर बोर्ड का, आप यहाँ से क्वेश्चन आपका श्योर आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है देखिए पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। तो अगर हम बात करें पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। ठीक है, क्या होता है? पॉली का मतलब मेनी। और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। ठीक है, मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। मतलब बहुत सारे यूनिट को अगर हम कंबाइन कर दें तो अपना एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनता है जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है और उस ह्यूज मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड को हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो पॉली मतलब मेनी, मर का मतलब यूनिट, तो बहुत सारे यूनिट का कम्बिनेशन ही होता है पॉलीमर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं NCERT में यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ दिया कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या दिया? कोपॉलीमराइजेशन हैज़ बीन यूज्ड बाय नेचर इन polypeptide which may be contain many 20 different amino acid chemists are still for behind। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 एमिनो एसिड डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। डू यू थिंक दैट डेली लाइफ वुड हैव बीन ईजियर एंड कलरफुल विदाउट द डिस्कवरी एंड वेरिड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, द यूजेज ऑफ पॉलीमर इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स, कप, ठीक है, सोसर्स, चिल्ड्रेंस टॉयज, ठीक है, पैकेजिंग बैग, सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल्स, टायर्स, गियर, सील, इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल एंड मशीन पार्ट हैज़ बीन, ठीक है, कम्प्लीटली रिवोल्यूशन टू द डेली लाइफ इन। तो इस पैरा में हमें ये बताया है कि हम अपनी अगर डेली लाइफ चीज़ें को नोटिस करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर ही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बताया गया है। तो आगे यहाँ पे क्या दिया है देखिए, द वर्ड पॉलीमर इज क्वाइन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पॉली। तो पॉली का मीन्स होता है मेनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। ओके, तो ये लाइन देखिए यहाँ पर पॉलीमर का मतलब बताया हुआ है। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। यूनिट या फिर पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया। आगे क्या दिया है? द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास 10 पावर 3 टू 10 का पावर 7 U। ठीक है, U जो होता है मास की यूनिट होता है। ठीक है, तो पॉलीमर क्या होता है? जिसका ह्यूज वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्स 10 के पावर 3 टू 10 के पावर 7 होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, रेंज। ठीक है, दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, माइक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया है? विच आर फॉर्म बाई ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑन लार्ज स्केल। द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल नोन एज मोनोमर। तो दूसरा आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है कि मोनोमर क्या होते हैं। तो पॉलीमर का स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, और मोनोमर लिंक कैसे होते हैं? एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो हम लोगों ने 3 वर्ड सीखा, एक तो पॉलीमर, दूसरा है मोनोमर और थर्ड वन इज पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर क्या होता है? पॉलीमर का स्मॉलेस्ट यूनिट। पॉलीमर क्या होता है? ठीक है, ह्यूज मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म बाई कम्बिनेशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट और उसका मास अप्रोक्स 10 के पावर 3 टू 10 के पावर 7 होता है। एंड मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, और सेकेंड टॉपिक, तो यहाँ पे देखिए पॉलीमर को उनके सोर्स के बेसिस पे जो डिफाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर
3 सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल ज़्यादातर पूछते हैं। तो आपको सबसे पहला आपको दिख रहा है क्या, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखा है, दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, देखिए इनकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, एंड रेजिन हो गया, एंड नेचुरल रबर हो गया। तो ये सब दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। ओके, तो नेचुरल पॉलीमर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से। और इसके एग्जांपल क्या है, प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च एंड रेजिन एंड नेचुरल रबर। ओके, सेकेंड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब नेम से ही पता चल रहा है, सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है, जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं बट केमिकली वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है, उनमें केमिकल प्रोसेस हुआ। तो कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं, तो देखिए इसमें जैसे सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स हैं कौन कौन से, एक तो है सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है, जिसको रेयॉन बोलते हो, ठीक है। दूसरा है सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये 2 एग्जांपल आप याद रखिए, एमसीक्यू पूछ सकता है, रेयॉन और सेल्यूलोज एसीटेट। एंड सेकेंड वन इज सेल्यूलोज नाइट्रेट एक्सेट्रा आर यूजुअली एग्जांपल ऑफ दिस सब कैटेगरीज। एंड लास्ट वन जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉलीमर हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, दैट इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर जो केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, द वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, सच एज प्लास्टिक्स वगैरह है, इसको पॉलीथीन आप बोलते हो। सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन 6 होते हैं, नायलॉन 6 होते हैं, नायलॉन 26 होते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक रबर जैसे ब्यूना एस हो गया। फॉर एग्जांपल ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स, इसको मैन मेड पॉलीमर एक्सटेंसिवली यूज इन डेली लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आगे, द पॉलीमर कैन बी ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर फोर्स और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए टेक्स्ट का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलीमर, ठीक है, तो आप बता सकते हो पॉलीमर क्या होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो देखिए क्या लिखा है, देयर आर, ठीक है, देयर आर 2 ब्रॉड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन एंड जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन और फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आई होप आपको दोनों का नाम याद हो गया। तो फर्स्ट वन क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसी को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। सेकेंड वन इज कंडेंसेशन एंड इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला अपने को जो पढ़ना है, दैट इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसको मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम मोनोमर्स और डिफरेंट मोनोमर्स एड टुगेदर ऑन लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा सेम मोनोमरिक यूनिट या फिर दोनों डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट, उनको कंबाइन करने से जो मॉलिक्यूल बनेगा लार्ज स्केल पे, उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन की खास बात ये होती है कि उसमें कोई साइड प्रोडक्ट जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, NH3 अल्कोहल, इनका रिमूवल नहीं होता है, ठीक है। साइड में आपको कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। आगे क्या दिया है, द मोनोमर यूज्ड आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड, एग्जांपल एल्कीन, ठीक है, एल्काडाइन एंड देयर डेरिवेटिव। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीड टू इंक्रीज इन chain length and chain growth can take place through the formation of either free radical or ionic species. However, the free radical govern the addition or chain growth polymerization most common mode. तो आपसे ये सब पूछ सकता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। तो जो बेस्ट मोड होता है वो फ्री रेडिकल से ये प्रोसीड करता है।
और बोर्ड वगैरह में इसका मैकेनिज़्म पूछता है। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन ये 3 मार्क्स से बनता है कि राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीथीन का आपसे बोल सकता है और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो है मैकेनिज़्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें दिया है द वैरायटी ऑफ एल्कीन और डाइईन आर देयर डेरिवेटिव और पॉलीमराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर, जैसे कैटलिस्ट लाइक बेंजाइल पेरोक्साइड या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड या फिर टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बनता है एमसीक्यू का कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो पेरोक्साइड हम क्या ले सकते, क्या कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज़ होता है। तो ऑप्शन हो सकता है बेंजाइल पेरोक्साइड या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड या फिर टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ओके, आगे क्या दिया है, फॉर एग्जांपल द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग और exposing to light a mixture of ethene with small amount of benzyl peroxide initiator। ठीक है, जिसका जो फ्री रेडिकल होगा वो 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड वन इज चेन प्रोपागेटिंग स्टेप एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, तीनों स्टेप को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, the process start with addition of phenyl free radical formed by the peroxide to ethene double bond, thus new generating a new large free radical. This step is called chain initiating step। chain initiating जैसे नेम से ही पता चला कि चेन को जस्ट स्टार्ट हम कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस रेडिकल रिएक्ट विथ another molecule of ethene, another bigger size radical is formed. This repetition of this sequence with new bigger radicals carries reaction towards step in term of chain propagating। तो चेन प्रोपागेटिंग स्टेप में चेन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ओके, आगे क्या दिया है, द अल्टीमेटली एट द सम स्टेज द प्रोडक्ट रेडिकल दस फॉर्म रिएक्ट विथ अनदर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, तो टू फॉर्म पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट, दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन एंड डिपिक्टेड एज फॉलोज। ठीक है, तो चलिए स्टेप को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये 3 स्टेप में होता है, तो आप अगर इसको लिख के करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। आप समझिए इसको। देखिए पहले में क्या हो, सबसे पहले बेंजाइल पेरोक्साइड आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ से ये ब्रेकिंग होगा और ये एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ऐसे फ्यूज़न को बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बेंजाइल पेरोक्साइड है इसका होमोलाइटिक फ्यूज़न यहाँ से हुआ तो 2 सेम मॉलिक्यूल यहाँ से ये चीज़ बना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फ्यूज़न होगा, दैट इज़ होमोलाइटिक फ्यूज़न। ये भी आप ध्यान रखिए, मैं लिख दे रहा हूँ होमोलाइटिक फ्यूज़न। ठीक है, होमोलाइटिक फ्यूज़न क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिनाइल फ्री रेडिकल बना। अब ये क्यों बना, देखो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, इस कार्बन के पास, ठीक है, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला, ये इसको कंबाइन करके CO2 बना लेगा, इसमें दिखाया नहीं है। तो प्लस का यहाँ से क्या बनता है, CO2 का भी फॉर्मेशन होता है और वो भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ से बन जाता है ये वाला फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आता है जो अपना पॉलीथीन का, जैसे ये फ्री रेडिकल दिया है तो इथीन मोनोमर आएगा। तो इथीन मोनोमर क्या करेगा, देखिए
अब ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इससे कंबाइन करेगा इस ऑड इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए यहाँ से ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ के आपका ये चीज़ बना लिया और इनके बीच बॉन्ड बन गया और ये वाला फ्री रेडिकल आपका बचा रहेगा। तो देखिए इतना बड़ा चेन आया। तो ये भी जो फिनाइल फ्री रेडिकल था वो इथीन से कंबाइन करके चेन का देखिए लेंथ बढ़ा रहा है, यह फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, तो ये होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। अब आते हैं चेन को बढ़ाने की बारी, जिसको बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। अब देखेंगे क्या करेंगे, ये जो फ्री रेडिकल अपने फर्स्ट स्टेज बना था तो फिर से इथीन से कंबाइन करा। देखिए ये डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये क्या करेगा, फिर से इसके कंबाइन हुआ। देखिए इतना बड़ा चेन बना लिया यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला बचाएगा। और बढ़ाना है तो और यहाँ पर इथीन ऐसे जोड़ते जाओ, तो n मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ से, तो यही जो चेन होगा वो बीच में कई n टाइम बनेगा। तो ये आपका फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब हमें मान लीजिए चेन को टर्मिनेट करना है, तो फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से कंबाइन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इसमें क्या कहते हैं, फॉर टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन दीज फ्री रेडिकल कैन कंबाइन इन डिफरेंट वे टू फॉर्म पॉलीथीन ऑन मोड ऑफ टर्मिनेशन चेन इन अंडर। तो यहाँ से देखिए दोनों सेम चेन का लेंथ लिया, इनको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाला इससे ज्वाइन हो जाएगा और इतना बड़ा पूरा चेन ये बना देगा। देखिए यहाँ से ये पूरा इतना पॉलीथीन आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दो वर्ड दिया है, एक है होमोपॉलीमर्स एंड सेकेंड वन इज कोपॉलीमर। इनका मतलब क्या है, तो देखिए क्या दिया, द एडिशन ऑफ पॉलीमर फॉर्म इन पॉलीमराइजेशन अ सिंगल मोनोमरिक स्पीसीज इज नोन एज होमोपॉलीमर। इसका मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें एक ही टाइप के मोनोमरिक यूनिट हों, जैसे पॉलीथीन एग्जाम्पल, जैसे पॉलीथीन, तो पॉली को हटा दो, इसमें जो भी मोनोमर है सबके सब इथीन है, तो ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर क्या होंगे, अब होमोपॉलीमर में जब सेम टाइप के मोनोमर है तो कोपॉलीमर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के मोनोमर होंगे। तो क्या लिखा, देखिए पॉलीमर मेड ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमर ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स और टर्म एज कोपॉलीमर। जैसे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें पॉलीमर आएंगे ही, तो जैसे ब्यूना एस हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, तो ये सब क्या है, कोपॉलीमर, जिसमें अलग अलग मोनोमर हम देखेंगे। तो ये ब्यूना एस का आपको दिखाया हुआ है। देखिए ब्यूना एस में आपका मोनोमर क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन है और स्टाइरीन है। तो ये देखिए दोनों अलग अलग मोनोमर है, तो इससे जो पॉलीमर बनेगा वो उसको बोलेंगे, बोलो आप होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, तो इसको बोलते हैं कोपॉलीमर्स बोलते हैं। ओके, तो ये डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। ठीक है।